हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। जैसा कि हमको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूसेंट का हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक वाइज जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स में आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें जो भी आपके पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी और आप एक हेल्दी कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 2 लिया था। यहां पर आप देख सकते हैं थंबनेल में आपको कुछ इस टाइप का दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं और शायद यूट्यूब के इतिहास में यह पहली बार होगा कि मिस लूसेंट का हम लोग क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और लगभग हम लोग 50,000 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतिहास के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपने अगर 2 लेक्चर्स प्रीवियस देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कुछ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये आपका जो होने वाला है ये आपका लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप टू द 2 लेक्चर्स। अब इसके बाद आपका जो ये लेक्चर नंबर 3 है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो आपका अगर बात की जाए कि इसमें आपका टॉपिक कौन सा है तो देखिए इसमें आपका महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग हिस्ट्री का इतिहास हमने बताया था कि कहां से स्टार्टिंग होता है आपका, तो आपका हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होता है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और इसका मैच्योर पीरियड यानी कि कार्यकाल भी हमने बताया था कि कब से कब तक माना जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपको लिखना है 2500 से लेकर आपका 1750 तक इसको मैच्योर पीरियड यानी कि परिपक्व काल बोला जाता है। और इसके बारे में हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन पढ़े थे, लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग रीड किए थे। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है, ठीक है, इसके बाद आया था आपका कौन सा, वैदिक पीरियड। क्या आया था, वैदिक पीरियड। इस पर भी हमने जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड अगर बात की जाए तो उसमें हमने देखा था कि 1500 से लेकर 600 BCE यानी कि ईसा पूर्व तक इसको बोला जाता है वैदिक काल बोला जाता है। और इसी में हमने देखा था कि इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक आपका कौन सा था, ऋग्वैदिक, पहला वाला आपका कौन सा था, ऋग्वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक। और दूसरा आपका कौन सा था, उत्तर वैदिक। दूसरा वाला आपका कौन सा था, उत्तर वैदिक। और इसके कार्यकाल के बारे में आपको कई क्वेश्चन देखने को मिले थे। कार्यकाल मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऋग्वैदिक का हमने देखा था कि 1500 BC से लेकर आपका, ठीक है, 1000 BC को क्या बोला जाता है आपका, तो ऋग्वैदिक बोला जाता है। इसके बाद उत्तर वैदिक का कार्यकाल हमने देखा था कि 1000 BC से लेकर आपका 600 BC तक आपको क्या बोला जाता है, तो उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। इस सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि इसी 600 में कुछ और आपके इंपॉर्टेंट घटना आते हैं, महत्वपूर्ण घटना आते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं कि क्या क्या घटना आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब 600 ईस्वी में आपका मेजर क्या क्या हुआ है। ठीक है, मतलब क्या क्या आपका हुआ है इसमें मेजर यानी कि बड़े बड़े इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, तो इसको आपको कंसीडर करना है। देखिए 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण आपका इसमें हुआ है। पहला तो आपको क्या देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म इसी में देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म का कार्यकाल यहीं से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरा जैन धर्म का भी कार्यकाल इसी में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जैन धर्म को भी इसी में आपको देखने को मिलता है। तीसरा इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण आता है वो है आपका महाजनपद भी इसी में आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 चीजें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 600 ईसा पूर्व में यानी कि 600 BC में। ठीक है, और आज के जो वीडियो लेक्चर में हम लोग MCQ का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपको महाजनपद के ही बारे में सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अभी हम लोग बैक जाते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपका देख सकते हैं कि आपका महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल यानी कि टाइम पीरियड इसमें आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। तो टाइम पीरियड सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपका कह रहा है कि महाजनपद दिया गया है, एक साइड में आपका महाजनपद के नाम दिया गया है और एक साइड में आपका उसकी राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपका, राजधानी पूछ रहा है कि किसका क्या राजधानी था। ठीक है, तो पहले पर आपको कौन सा है, गांधार का राजधानी क्या था आपका, तक्षशिला, याद करना है, तक्षशिला। ठीक है, दूसरा आता है आपका सूरसेन का राजधानी क्या था, मथुरा, याद रखना, मथुरा। तीसरा आपका आता है कौन सा, वत्स का क्या था, कौशाम्बी। चौथा कोसल का आपका क्या था, श्रावस्ती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इसका, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए।
और इसी पे अभी हमने बात किया कि मिस महाजनपद काल, ये 600 ईसा पूर्व में 3 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्या क्या? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद। तो बौद्ध धर्म थोड़ा सा आपको रिलेटेड करना है, इंटरलिंक भी करना है। कैसे इंटरलिंक करना है? देखिए, बौद्ध धर्म का हमने बताया कि 6वीं शताब्दी में आपका स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है आपका कि बौद्ध जो आपके गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो याद रखना आपको, पहला उपदेश कहां पर? सारनाथ। पहला उपदेश कहां पर? सारनाथ। ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया था? तो याद रखना श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा कहां पर? श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। ठीक है। तो कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा होता है? ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आप देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ठीक है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? और हमने बताया था, इसके पहले भी फार्मूला बताया था, ट्रिक बताया था, और इसमें भी ट्रिक बता रहा हूं कि पूरा जो आपका एंशिएंट का जितने भी आपके काल हैं, ठीक है, जितने भी राजा हुए हैं, इसको आपका क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी में भी पूछा जाता है। तो कैसे आप क्रोनोलॉजी में यानी कि क्रमानुसार आप कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमने ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? याद रखना है, जीवन भर याद रखना। देखिए क्या ट्रिक बताया था हमने कि हसीन, मसूक, सातवाहन, इसी में आपका पूरा एंशिएंट के जितने भी राजा हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से फार्मूला आपको क्या रखना है? हसीन, मसूक, सातवाहन। ये आपका क्रोनोलॉजी में बार बार पूछा जाता है। सातवाहन क्रोनोलॉजी में यानी कि क्रमानुसार में आपका बार बार पूछा जाता है। तो कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहला वंश कौन सा? हर्यक वंश। इसके बाद शिशुनाद, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, इतने ही आपके साम्राज्य हैं। और इसी को क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है कि पहले आपके हर्यक वंश आए, या फिर शिशुनाद वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया, शुंग वंश आया, कण्व आया। तो आपको बस यही सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, हसीन, मसूक, सातवाहन, हर्यक, शिशुनाद, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। हो गया? राइट, याद हो गया? ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा ट्रिक है आपका, और ये आपका सीक्रेट ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब आप यहां पर सॉल्व करना है आपको, जैसे कि आपको पूछ रहा है कि पहले वंश के बारे में पूछ रहा है, हर्यक के बारे में ही पूछा है। ठीक है। कि हर्यक के बारे में आपका पूछ रहा है कि इसमें से किसको कनिक बोला जाता था, कुड़िक कहा जाता था। ठीक है। तो कुड़िक किसको बोला जाता था? अजातशत्रु। याद रखना किसको? अजातशत्रु को बोला जाता था कुड़िक। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछ रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ठीक है। कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो है आपको कह रहा है कि पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना किसने किया था? ठीक है। तो आपको याद रखना कौन किया था? उदयन। कौन किया था? उदयन। ठीक है। इसका राइट आंसर यानी कौन सा होता है? उदयन। याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि शिशुनाद वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। इसको क्या, किस नाम से? काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। किस नाम से? काकवड़ के नाम से भी आपको जाना जाता था। तो देखिए, अब आपको बौद्ध के काउंसिल भी याद करना है और ईयर भी याद करना है। ठीक है। तो पहला जो आपका बौद्ध का काउंसिल हुआ था वो कब हुआ था? 483 बीसी में। 483 बीसी में। दूसरा जो आपका बौद्ध का काउंसिल हुआ था वो कब हुआ था आपका? 383 बीसी में। 383 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हुआ था वो आपका 250 ईसा पूर्व में। ठीक है। यानी कि बीसी में। और लास्ट वाला आपका हुआ तो फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था, यानी कि 78 बीसी में आपका, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। तो यही आपका इसमें पूछा गया है कि दूसरा जो आपका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, वह किस राजा के द्वारा करवाया गया था जिसको काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था? कौन थे? कालाशोक। कौन? कालाशोक। याद रखना है, कालाशोक। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहां पर देख सकते हैं एसएससी में आपका क्वेश्चन यह देखने को मिला है। ठीक है। एसएससी में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यह देखने को मिला है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर रीड करिए थोड़ा सा। ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है आपका कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है। इसमें आपका क्या पूछ रहा है कि सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु आपका हुई थी बेबीलोन में। कहां पर? बेबीलोन में। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना 323 ईसा पूर्व में। ठीक है। 323 ईसा पूर्व में। ठीक है। राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका
कि सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। ठीक है, तो किस नदी के किनारे जो है ये आपका पड़ाव डाले हुए थे। जैसे कि देखिए, जब आप देखेंगे कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई हो रही थी तो बीच में एक नदी था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक साइड आपका सिकंदर की सेना थी और एक साइड आपकी पोरस की सेना थी, तो वो कौन सा नदी था। ठीक है, नदी के बारे में आपका पूछा गया। ठीक है, तो नदी आपको याद रखना है झेलम नदी। कौन सा? झेलम नदी। ठीक है, ये भी आपका एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृदभांड, मृदभांड मतलब पॉटरी जो आपका मिट्टी का बनाया जाता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी कि शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। ठीक है, तो प्रारंभ का प्रतीक आपको किसको माना गया? उत्तरी काले जो आपके पालिशकृत बर्तन होते थे उसी को ही आपका द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का आपका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपके सामने है। ठीक है, पूछ रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो जो आपको पाली ग्रंथ देखने को मिलते हैं इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि गांव के मुखिया जो होते थे इनको क्या बोला जाता था। तो याद रखना है भोजम या फिर ग्राम भोजक, नाम से ही पता चल रहा है, ग्राम मतलब गांव, भोजक मतलब हेड उसका। ठीक है, तो गांव के मुखिया को बोला जाता था भोजक या फिर ग्राम भोजक बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम आपका क्या था? तो आपका याद रखना है अवंतिका या फिर अवंती देखने को मिलता है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक आपका याद रखना है महापद्मनंद। कौन था आपका? महापद्मनंद देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी कि यहां पर देख सकते हैं जयमीज कहा गया। ठीक है, अग्रमीज या फिर जयमीज कहा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी यानी कि धनानंद। ठीक है, धनानंद को आपको बोला गया है अग्रमीज या फिर जयमीज बोला गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में आपको पूछ रहा है कि जो आपका पहला विदेशी आक्रमण यानी कि विदेशों के द्वारा आक्रमण किया गया था भारत में, यह किसके द्वारा आपका किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों ने क्या किया था? पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा हुआ था, याद रखना। ठीक है, लेकिन दूसरे में पूछ रहा है कि यह आपका दूसरा विदेशी आक्रमण था, लेकिन अगर बात की जाए कि यूरोप के द्वारा आक्रमण, तो यूरोप के द्वारा यह आपका पहला आक्रमण था। ठीक है, तो ये किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है यूनानियों के द्वारा। ठीक है, यूनानियों के द्वारा। इसमें आपको थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। ठीक है, 20वां प्रांत इसको फारस साम्राज्य का बनाया था, तो किसने बनाया था इसके बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो यहां पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर डेरियस या फिर यहां पर देख सकते हैं दाइबाऊ फर्स्ट। ठीक है, दाइबाऊ फर्स्ट इसी ने ही क्या किया था कि आपका ईरान के जो आपके क्या थे हकमनी वंश के शासक थे। ठीक है, इन्होंने भारत के भूभाग को जीतने के बाद अपना फारस का 20वां साम्राज्य आपका बना लिया था, 20वां प्रांत बना लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका? डेरियस या फिर देख सकते हैं दाइबाऊ फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका रीड कर सकते हैं। देखिए आपको क्या कर रहा है, हाइडेस्पस या फिर वितस्ता, जिसको आधुनिक आपका झेलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, युद्ध हुआ था 326 में, किन किन शासकों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि ये किन किन शासकों के बीच में आपका यह युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये आपका याद होगा तो इसके पहले अभी एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, वह क्वेश्चन आपको क्या पूछा था कि सिकंदर एक साइड क्या था आपका सिकंदर की सेना और दूसरे साइड आपकी क्या थी पोरस की सेना। ठीक है, पोरस की सेना, तो उसमें आपका पूछा था कि किस नदी के किनारे हुआ था, तो याद रखना था झेलम। तो वही पूछ रहा है आपको कि आपका ये आधुनिक झेलम जो बोला जाता है 326 में युद्ध हुआ था, तो किसी किसके बीच में हुआ था, तो सेम आंसर सिकंदर एवं पोरस के बीच में आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया।
तो याद रखना 326 ईसा पूर्व, दोनों दिया है, ईस्वी भी दिया है, लेकिन ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में आपको राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि एक साइड आपका दिया है शासक और दूसरे साइड आपका दिया है वंश, ठीक है। एक साइड शासक और दूसरे साइड आपको क्या दिया है, वंश, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आपको मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है कि कौन सा राजा किस वंश का शासक था, ठीक है। तो देखिए अब आप मिलान कैसे करेंगे, तो इसका आपका इस साइड दिया है आंसर, आपका इस साइड देखने को मिलेगा, ऑप्शन आपको इस साइड देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि एक साइड आपका शासक दिया है, तो बिंबिसार, बिंबिसार किसका शासक था, तो आपका हर्यक वंश का ही था, ठीक है। याद रखना है हर्यक वंश का, बिंबिसार किसका शासक था, तो हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद दूसरा कालाशोक, कालाशोक आपका शिशुनाथ वंश का ही था। महापद्मानंद, महापद्मानंद नंद वंश का। उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार किसके थे, मौर्य वंश के। यानी कि पहला दूसरा, और देखिए पहले का आपका पहला ही है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का चौथा है और चौथे का आपका तीसरा है, यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3 किसमें देखने को मिल रहा है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 1 2 4 3 बी में आपको देखने को मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर आपका पूछ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 अभी यहां पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जूम कर दिया हमने, अब यहां पे आपको रीड करना है, ठीक है, ठीक है। अब आपको दिख रहा हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक साइड आपका महाजनपद दिया है और एक साइड आपका पूछ रहा है कि आधुनिक क्षेत्र आपका कौन सा है, ठीक है, आधुनिक क्षेत्र आपका कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अब क्या कह रहा है आपको कि पहले का मगध, मगध तो अभी पटना के या फिर गया जिले में आपका है, ठीक है। दूसरा आपका वत्स कह रहा है, तो वत्स आपका इलाहाबाद में देखने को मिलता है। कौशल अवध का है, अवंती माधव, ठीक है, तो ये आपको मालवा। तो याद हो जाता है कि ये आपका सभी सही दिया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये आपका गिरिव्रज या फिर राजगृह जिसको बोला जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप यहां पर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो है राजधानी कौन बनाया था, तो कौन बनाया था, याद रखना है उदयन। अभी हमने देखा भी था कि आपका पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो उदयन ही था, ठीक है। तो वही पूछा है कि पाटलिपुत्र की राजधानी को पहली बार चयन कौन किया था, तो उदयन इसका राइट आंसर हो जाता है, संस्थापक भी इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों की आपकी सूची देखने को मिलता है, ये किसमें देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका अंगुत्तर निकाय में। कहां पर, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, ठीक है। मगध का इसमें से कौन सा राजा था जो आपका सिकंदर महान का समकालीन था, ठीक है। तो याद रखना है घनानंद, कौन थे, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ, ठीक है, जो आपका देखने को मिलता है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, इसका उद्गम कब हुआ था, ठीक है। तो आपका 4वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 4वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व में, वो भी आपका ईसा पूर्व में, ठीक है। तो याद रखना है ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको पूछ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, ठीक है। सिकंदर का आपका पूछ रहा है कि भारत में सफलता के कारण इसमें से कौन कौन सा था, कौन कौन सा इसका कारण था कि जो सिकंदर है आपका, ठीक है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, कौन कौन से कारण थे, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका डी, ठीक है, सभी। कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दूसरा कारण उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। और ये आपका पीसीएस का एग्जाम में पूछा गया, तो यूपी पीसीएस के 2001 में आपका पूछा गया, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाता है। डी इसका राइट आंसर होता है कि मीन्स सभी इसको सहायक मिला था, तो इसलिए ये एक सफल माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। एक साइड आपका राजा दिया है, एक साइड राज्य, ठीक है। तो यहां पर आप मिला सकते हैं, ठीक है। पहला आपको कह रहा है कि देख सकते हैं, ठीक है, प्रज्ञोत, ठीक है। तो देखिए
अब ये क्या कह रहा है आपका कि इसमें आप थोड़ा सा रीड करते हैं। पहला आपका प्रज्ञोत, ठीक है। तो देखिए प्रज्ञोत आपका क्या है कि आधुनिक राज्य पूछ रहा है कि आधुनिक राज्य, ठीक है। आधुनिक राज्य में कौन से हैं? तो प्रज्ञोत आपका हो जाता है अवंती, ठीक है। दूसरा उदायन, उदायन का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? आपका वत्स, ठीक है। उदायन का आपका वत्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है आपका कौन सा? प्रसेनजित, ठीक है। तो प्रसेनजित का आपका कौन सा हो जाता है? कौशल। और अजातशत्रु, अजातशत्रु का आपका हो जाता है मगध, ठीक है। तो इसका इस प्रकार देख सकते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाता है? आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये भी आपका यूपी पीसीएस में आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको पूछ रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ठीक है। एक नहर आपकी खोजी गई थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? आपका सी, यानी कि कलिंग में। कहां पर खोदी गई थी? कलिंग में खोजी गई थी। ये भी आपकी पीसीएस का एग्जाम में आपको देखने को मिला है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका पूछा है कि अभिलेख से प्रकट होता है कि जो नंद के राजा हुआ थे, ठीक है, उनके आदेश के द्वारा एक नहर खोदी गई थी। कहां खोदी गई थी? तो आपका याद रखना है कलिंग में, ठीक है। कहां पर? कलिंग में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहां पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछ रहा है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ठीक है। तो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कौन किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? आपका डेरियस, ठीक है। डेरियस ने क्या किया था? भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ठीक है। इसके पहले भी ये वाला क्वेश्चन हमने देखा, ये आरएएस में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, ठीक है। तो जो अजातशत्रु था, इनका युद्ध किससे चलता था? तो याद रखना वज्जी, जो कि आपका वैशाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार, ठीक है, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार हुआ था तथा महाशिलकाय पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक के हथियार का प्रयोग किया, ठीक है। तो इसमें से कौन आपका प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु, अभी जैसे कि आप बाहुबली में देखे होंगे तो उसमें वो जो चरखा वाला चलता है, ठीक इसी प्रकार का कार्य कि यंत्र का उपयोग कौन किया था? तो याद रखना है अजातशत्रु ने, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट आपका कौन था? तो याद रखना है धनानंद, ठीक है। कौन से? धनानंद। इसके बाद कौन आ जाता है? मौर्य वंश आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको पूछ रहा है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, ठीक है। सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन आपका कब हुआ था? तो याद रखना 600 ईसा पूर्व में आपका सिक्कों का प्रचलन देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहां पर नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 अब यहां पर आप देखेंगे तो पूछ रहा है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इसमें से कह रहा आपका कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि जब बुद्ध जीवित थे तो उनके समय में इसमें से कौन कौन राजा देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला आपका अजातशत्रु और प्रसेनजित, ये दोनों तो देखने को मिलते हैं और बिंदुसार देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? आपका सी, सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका पूछ रहा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। कि जो बड़े बड़े राज्य आपके उभर रहे थे, इसका कारण क्या था? तो पहला आपका इसका राइट आंसर हो जाता है कि पहला कारण है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और लोहे का प्रयोग आपका यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि आपका मगध जो होता था, मगध, यहाँ पर लोहे के बहुत ज्यादा उत्पाद पाए जाते थे, ठीक है। लौह पाया जाता था, तो इसीलिए आपका उभर कर आया था। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, ठीक है। बिंबिसार का जो आपके राजवैद्य थे जीवक, ठीक है, उनको किस राजा के उपचार के लिए भेजा था इन्होंने, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अवंती के राजा को उपचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, ठीक है। तो मगध का हिस्सा किसने जीतकर बना लिया था? तो ये आपका शिशुनाद, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा होता है? शिशुनाद ने मगध को जीतकर अपना हिस्सा बना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 यहां पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपको पूछ रहा है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग को जीतकर अपना विलय कौन कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था? तो याद रखना बिंबिसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय
मगध साम्राज्य में नहीं किया। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर रहता है कौन? काशी। ठीक है, काशी को मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बाकी सभी को मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 38, काशी और ठीक है लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ठीक है, तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ये आपका राइट आंसर हो जाता है अजातशत्रु। ठीक है, किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 आपका पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है आपका कि मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो सभी स्टेटमेंट इसमें आपका सही दिया गया, तो राइट आंसर कौन सा होता है? डी। डी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि देखिए पहला कह रहा है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, ये भी सही है। सभी इसमें सही दिया, लेकिन पूछा कि कौन सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी इसमें स्टेटमेंट सही दिया। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहां पर आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ठीक है, तो कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय कह रहा है कि उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में, ठीक है, यानी कि यहां पर पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि नंद वंश का शासक था। और नंद वंश की कौन? आपके धनानंद। ठीक है, धनानंद यहाँ पर थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चाणक्य समझाने जाते हैं, फिर वही उनकी इंसल्ट करके भेज देते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बाद में आते हैं, विजेता बनते हैं और उनका स्थापना करते हैं मौर्य वंश का। ठीक है, तो याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली याद होगा सबको, ये तो मगध ही था। यूपीएससी में आपको क्वेश्चन देखने को मिला ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है थोड़ा सा और नीचे करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ठीक है, ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में आपका इनमें से कौन कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो देखिए पहला आपका यानी कि क्रोनोलॉजी में लगाना। देखिए पहला आपका खरोष्टी लिपि का प्रकार सही है, अभिलेख उत्कीर्ण करने वाले प्रचार सही है, ईरानियों की आपका छत्र प्रणाली का प्रचार ये भी सही है, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रकार ये भी हुआ, स्त्री अंग रचकों की नियुक्ति, सब कुछ आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही आपका पूछा कि भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो इसमें से जितना भी दिया गया सभी आपका ईरानी आक्रमण के प्रभाव देखने को मिलता है। ये सभी चेंजेस आपके किए गए थे ईरान को प्रभावित होकर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव इसमें से कौन सा नहीं था? ठीक है, तो डी आपका कह रहा है कि उसने भारत के यूनान की रियासत बनाया, तो ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए भारत पर वो आक्रमण नहीं कर पाया। मतलब यहां पर आया था आपका सिंधु नदी के आसपास तक, झेलम में आपका पोरस के साथ लड़ाई किया, उसके बाद भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था, फिर वापस जा रहा था और 326 में आपका भारत पर आक्रमण करने आया था, लेकिन वापस जा रहा था, तो 323 में उसकी बेबीलोन में बुखार के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो भारत को जीत ही नहीं पाया था, लेकिन इसमें कह रहा है कि यूनान की रियासत बनाया था, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि यही आपको पूछा कि क्या प्रभाव नहीं था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इसमें से कौन सी नहीं थी? ठीक है, तो आपको मगध में गणतंत्रात्मक नहीं थी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सेनिया का मतलब क्या होता है आपका? ठीक है, नियमित या फिर अस्थायी सेना। ठीक है, सेनिया का मतलब क्या होता है आपका? नियमित या फिर अस्थायी सेना। तो इसमें से कौन रखता था? इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार आपका नियमित सेना रखता था। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी किसको कहा जाता था? तो याद रखना महापद्मनंद। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कि आपका डेरियस दारमबाऊ फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रप यानी कि प्रांत बनाया, इससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ठीक है, तो इससे उसको राजस्व कितना मिलता था? तो याद रखना 360 टैलेंट आपका मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार इसमें से कौन सा नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 49। महाजनपद काल के में श्रेणियों के संचालक को
कहा जाता है? तो श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है श्रेष्ठीन बोला जाता है, श्रेणियों के संचालक श्रेष्ठीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है कि गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी किसान का मतलब होता है आपका गृहपति। गृहपति किसको बोला जाता है? तो धनी किसान को बोला जाता है गृहपति, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपको कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें आपका पहला कह रहा है कि अष्टकुल, तो अष्टकुल आपका कौन सा हो जाएगा? परामर्शदायी संस्था, सही है। दूसरा आपका महामात्र, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, सही है, महामात्र। ठीक है, और नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बलि साधक, किसानों के कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था? बलि साधक। बलि का मतलब ये था क्या? आपका कर। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि सौल्किक शुल्काध्यक्ष। ठीक है, तो ये क्या होते थे? तो ये भी आपका राइट आंसर है कि शिल्पियों व व्यापारियों के शुल्क या पूंजी को वसूलने वाले अधिकारी को बोला जाता था सौल्किक बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र को द्वारा मारा गया? ठीक है, क्योंकि अपने पिता की भी इसने हत्या किया था और अपने जो बेटे के द्वारा भी इसी के लिए मारा गया था क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु करके जो गद्दी पर बैठा था, फिर इसका बेटा जो है इसको मार देता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपको पूछ रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र आपका पूछ रहा है कि वैशाली में किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका? डी। ठीक है, यानी कि लिच्छवी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 54। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। जैसे कि आपको कह रहा है कि एक साइड आपका महाजनपद दिया और दूसरे साइड राजधानी, तो किस आपका महाजनपद का कौन सा राजधानी हुआ करता था, तो इसको आपको मिलाना है। ठीक है, तो पहला आपको कह रहा है कि कुरु, तो कुरु का आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, याद रखना है। कुरु का कौन सा हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद आता है आपको कौन सा? पांचाल, तो पांचाल का कौन सा हो जाता है आपका? ठीक है, तो अहिच्छत्र। ठीक है, याद रखना है। तीसरा आता है आपका कौशल, तो कौशल का आपका कौन सा हो जाएगा? साकेत, कौशल का साकेत। वत्स जो आपका बचा ये हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होता है? बी। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? ठीक है, इसमें से कौन कर रहा है आपका कि बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख इसमें से कौन करता है? तो याद रखना है अंगुत्तर निकाय। कौन? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 56, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसमें से कौन आपका मगध की राजधानी नहीं था? तो याद रखना है कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी आपका कभी भी मगध की राजधानी नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया? महाजनपद के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कहां से? तो धार्मिक आंदोलन से देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां से? आपका धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस पर हम लोग क्या करेंगे? लगभग 100 क्वेश्चन से ज्यादा हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी डाउट्स आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इसका पूरा आपको पूरा हिस्ट्री आपको कवर करना है एमसीक्यू के माध्यम से, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।